बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज देख रहे होंगे कि मैं बेंच के साथ नहीं हूँ, अकेला हूँ, सिंगल रुकनी बेंच है आज। बिकॉज जो मेरे साथी हैं बशारत राजा साहब और सुहेल रशीद साहब, दोनों ईद उल अज़हा की तैयारियों के लिए और ईद मनाने के लिए अपने अहल खाना के पास जा चुके हैं। तो स्टोरी एक जो अक्सर मैं आपसे कहता था कि हम व्लॉग में वीकेंड के ऊपर देंगे, तो आज मैंने सोचा कि वो स्टोरी आपसे शेयर कर ली जाए। पहली बात तो ये कि इमरान खान साहब को अपने खिलाफ होने वाली साजिश का कब पता चला कि उनको हुकूमत से हटाने की कोशिश की जा रही है, और अपोजिशन जो पीडीएम थी उस वक़्त, कि ये कोई संजीदा मूव करने वाली है। इस बात का इदराक इमरान खान साहब को कब हुआ था, और ये कि उनको कोई ना कोई शय भी हासिल होने जा रही है, ये सारी बात थी। ये इदराक खान साहब को हुआ था कि अराउंड नवंबर 2020 में। उसकी वजह यह है कि जब सेनेट इलेक्शन था मार्च में, और कोशिश ये थी पीडीएम की कि सेनेट इलेक्शन से पहले पहले, क्योंकि आपको याद होगा तब भी कहा जा रहा था कि जी दिसंबर का महीना खान साहब नहीं टपा सकेंगे, और दिसंबर अगर औखा सौखा इन्होंने टपा भी लिया, गुजार भी लिया, तो इमरान खान साहब के लिए मुश्किल हो जाएगा मार्च गुजारना। और मार्च में बस गवर्नमेंट एंड हो जाएगी मार्च तक, और हो सकता है मार्च से पहले पहले एंड हो जाए। ये 3 महीने का टाइम दिया जा रहा था। इमरान खान साहब ने अपने एक इंतहाई काबिल एतमाद साथी, जो नॉन पॉलिटिकल साथी थे, उस वक़्त के अटर्नी जनरल खालिद जावेद ख़ान, उनको बुलाया और कहा कि यार देखो खालिद, कहा जा रहा है कि दिसंबर हम नहीं गुजार सकेंगे, तो मार्च आखिरी होगा, ये होगा वो होगा, तो मुझे मशवरा दो क्या करें। खालिद जावेद ख़ान साहब ने कहा कि जी देखें, ये तो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, मैं क्योंकि पॉलिटिकल बंदा तो हूँ नहीं, तो मैं शायद आपको पॉलिटिकली तरह को सॉलिड मशवरा ना दे सकूँ। अगर कोई लीगल इशू इसमें सामने आता है या कोई लीगल चीज़ है तो वो मुझे बता दें, तो उस पर मैं कोई ना कोई आपको सोल्यूशन निकाल देता हूँ। तो काफ़ी उन्होंने लीगल सोल्यूशन खान साहब को वैसे दिए भी थे मुख्तलिफ अपने इश्यूज़ के ऊपर। यहाँ पे खान साहब ने फिर उन्होंने कहा कि यार नहीं, मामला तो लीगल तो नहीं है, एक पॉलिटिकल साइड का ही है, लेकिन अब देखो सेनेट इलेक्शन में भी इनका धांधली का प्रोग्राम है, इन्होंने बंदे खरीदने हैं, ये करने हैं वो करने हैं। जब सेनेट इलेक्शन की बात हुई तो उनके जहन में एक बात आई। उन्होंने कहा खान साहब सेनेट इलेक्शन के ऊपर क्या हो सकता है। खान साहब ने कहा जी मैं तो बड़े अपने मेम्बरान को रोकें, कैसे रोक सकते हैं, ये आर्टिकल वो 63 है। खान साहब ने कहा कि जी वो कोई ऐसी शिक हो सकती है इसमें। तो उन्होंने कहा खालिद जावेद साहब ने कि सर ये 63 है, तो इस पर स्ट्रेच करके यहाँ नहीं लाया जा सकता सेनेट इलेक्शन के ऊपर, क्योंकि आइन में उसकी शराइत वाज़ेह दी हुई है कि वो कब कब लागू होगा। अलबत्ता एक काम ज़रूर कर सकते हैं। खान साहब ने कहा जी वो क्या। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि यार खान साहब, बाकी पॉलिटिकली आपने कैसे डील करना है वो तो आपने देखना है, ओपोजिशन का हम ध्यान बटा सकते हैं आपके खिलाफ जो मूव करंटली बन रही है उस सारी चीज़ से। तो खान साहब ने कहा वो कैसे। उन्होंने कहा कि आपका हमेशा से एक स्टांस रहा है शुरू से कि जी सेनेट इलेक्शन से करप्शन के खात्मे के लिए ओपन बैलेट हो, कि जिस तरह पब्लिक वोटिंग होती है प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में, सब लोग फ्रंट पे आके सामने आके वोट देते हैं, ये सीक्रेट वोटिंग नहीं होती, इसी तरीके से ओपन वोटिंग हो। तो खान साहब ने कहा हाँ जी मेरा तो यही है। उन्होंने कहा जी यही हम स्टेप ले लेते हैं। अब इस पर फिर गौर हुआ कि जी क्या कोई पटिशन दायर की जाए या क्या किया जाए सुप्रीम कोर्ट में। तो उन्होंने कहा कि नहीं, खालिद जावेद साहब ने कहा कि जी बेस्ट होगा कि पटिशन के बजाय, पटिशन हो सकता है काबिल समाअत ना करार पाए या कोई इश्यू आ जाए, हम एक सदारती रेफरेंस दायर कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से हो सकता है या नहीं हो सकता। तो खान साहब ने कहा इससे क्या होगा, या सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से हो सकता है, कोर्ट ये कर देगी। तो खालिद जावेद साहब ने कहा जी कभी भी नहीं करेगी, क्योंकि ये हो नहीं सकता, मौजूदा जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है उसके तहत ये पॉसिबल नहीं है। तो खान साहब ने कहा फिर करने का क्या फ़ायदा। उन्होंने कहा जी ये जो अभी आपके खिलाफ महाज खड़ा कर रहे हैं, ये सारे फिर इस चक्कर में लग जाएंगे पूरी पीडीएम के, यार ये तो अब एक नई मुसीबत सर पे आ पड़ी है, इससे कैसे निपटा जाए। फिर सारा फोकस सुप्रीम कोर्ट पे आ जाएगा, तो सियासत से थोड़ा सा हट जाएगा। या हो सकता है आपके साथ टेबल टॉक पे आ जाएं, तो आप उसके साथ फिर अपने लीडर्स के थ्रू अगर बात आप मुनासिब समझे तो कर सकते हैं उनसे, जो भी आपने पॉलिटिकली इसको कैसे देखना है मामले का वो आपका काम है। लीगल साइड से मैं इनका ध्यान बटा सकता हूँ इस सारे चीज़ से। खान साहब ने कहा यार ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। उसके बाद खान साहब ने अपने जो क्लोज कुछ कैबिनेट मेंबर्स से उनको बुलाया, कुछ एक दो लीगल साइड के जो लोग थे उनको बुलाया, जैसे अली जफ़र साहब हो गए, बाबर इवान साहब हो गए, इन लोगों को बुलाया गया और कहा गया कि जनाब ये एक तजवीज़ आई है सामने। तो जो वकलात थे उन्होंने कहा यार अटॉर्नी जनरल साहब को कहा गया है, फ़रोग नसीम भी उस पर मुलाकात में मुझे याद है मौजूद थे, और खालिद जावेद साहब को हमारे ज़राए ये बताते हैं कि कहा गया कि जी खालिद साहब ब्रीफ करें।
तो उस मीटिंग में मौजूद एक शख्स के मुताबिक उसने कहा जी खालिद जावेद साहब ने ब्रीफ किया थोड़ा सा कि जी हम ये कर सकते हैं। तो उन्होंने लीगल साइड के जो लोग थे उन्होंने कहा जी कैसे पॉसिबल है। तो खालिद साहब ने कहा जी मैंने कब कहा पॉसिबल है। उसने कहा जी फिर तो रेफरेंस अगर हम हार गए हमारे खिलाफ फैसला आ गया रेफरेंस में तो ये तो पॉलिटिकल बड़ा नुकसान हो जाएगा हमारा कि जी गवर्नमेंट को शिकस्त हो गई सुप्रीम कोर्ट से ये हो गया वो हो गया। उन्होंने कहा ठीक है अगर हो जाए तो तब भी एक तासुर तो ये जाएगा कि जी गवर्नमेंट जो है ना वो उसका सुप्रीम कोर्ट में कोई कंट्रोल नहीं है, होना भी नहीं चाहिए लेकिन है भी नहीं। कि ये जो तासुर था कि गुलजार साहब खान साहब की मर्ज़ी के फ़ैसले करते हैं तो वो पीटीआई के ज़रा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, एक तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। दूसरा उन्होंने कहा सीधी बात है कि ध्यान बटाना है सब तो पोजीशन का वो भी बढ़ जाएगा और उनको वहाँ से एक फ़तह हो जाएगी, होती रही। सेनेट इलेक्शन तो वैसे ही सीक्रेट बैलेट से होना था, उसमें तो कोई ऐसी राय ही नहीं थी, कोई मामला है था ही नहीं। तो बिल आखिर ये प्लान वहाँ कर लिया गया अप्रूव। उस जो किचन कैबिनेट की मीटिंग थी एडवाइज़र्स की खान साहब के पर्सनल जो जिन पे वो एतमाद करते थे उनकी, और फिर फाकी उन्होंने एक ड्राफ्ट किया गया इस क्वेश्चंस को, वो कैबिनेट में आया, कैबिनेट ने अप्रूवल दी और कैबिनेट की अप्रूवल से वो चला गया सदर साहब के पास और सदर साहब ने 23 या 21 या 23 दिसंबर को ये रेफरेंस जो है बाज़ाब्ता तौर पे दायर कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। रेफरेंस दायर हो गया, उसके बाद गुलजार साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच बना और अटॉर्नी जनरल साहब ये एक मौक़िफ़ अपनाए हुए थे कि जी सेनेट इलेक्शन का जिक्र आइन में ज़रूर है लेकिन ये इनेकाद कैसे होना है वो इलेक्शन एक्ट के तहत होता है। तो सेनेट इलेक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ होता है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, और अकॉर्डिंग टू लॉ होता है। तो लॉ के तहत होने वाले इलेक्शंस में लॉ में अमेंडमेंट की जा सकती है, चाहे वो ऑर्डिनेंस के ज़रिए करें, चाहे वो आप कर लें इसको लेजिस्लेशन के ज़रिए या पार्लियामेंट के बिल के ज़रिए। इसी दौरान ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया गया सदर की जानिब से इलेक्शन एक्ट में तरमीम का, और कहा गया कि जी इलेक्शन अब सेनेट का ओपन बैलेट से होगा। अब फिर एक वो नई चीज़ सामने आ गई कोर्ट के कि यार ये ऑर्डिनेंस भी आ गया और गवर्नमेंट की पूरी तैयारी है सेनेट इलेक्शन ओपन से कराने की। ओपोजिशन सारी जो और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट जनरल बाजवा साहब एंड कंपनी वो सारे भी परेशान हो गए कि ये नई मूव कहाँ से आ गई। उन सब को फिर सारा फोकस वाकई में वहाँ से शिफ्ट होकर इस तरफ आ गया और वो इस चक्कर में लगा कि भाई किसी तरीके से सेनेट इलेक्शन बचाओ, क्योंकि आपको पता है सेनेट इलेक्शन में हमेशा पैसा चलता है, मेम्बरान बिकते हैं, वो पीटीआई के हों या दूसरे हों, ज़्यादातर तो पीटीआई के मेम्बरान बिके हैं और तभी तो जरदारी साहब हमेशा अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा सीटें लेते रहे हैं सेनेट इलेक्शन में। उनका कौमी असम्बली में फोकस होता ही नहीं है, वो हमेशा सेनेट इलेक्शन की तरफ जाते हैं ताकि वहाँ पे मैं अपने कुछ जोड़ तोड़ करके कुछ किसी को दे दिलाना करना पड़े तब भी, या अदरवाइज जोड़ तोड़ से ही वो मेम्बरान अपने मेजॉरिटी ले लेते हैं अपने ज़रूरत से ज़्यादा, या कह लें कि जितने उनके ड्यू होते हैं मेंबर्स उनसे ज़्यादा वो सीटें हासिल कर लेते हैं। अब उनका जब सबका फोकस यहाँ से हट के इस तरफ आ गया, उस वक्त फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जी ये जो सेनेट इंतखाबात हैं ये आइन और कानून दोनों के तहत होते हैं, क्योंकि आर्टिकल 226 इस पर अप्लाई करता है आइन का, जिसके ज़रिए वोटिंग सीक्रेट होती है। और वो केस तो पीटीआई हार गई, उनकी फेवर में नहीं आया, लेकिन जो ध्यान बटाना था बेसिकली ओपोजिशन का वो बटा दिया गया। और फिर वो लोग मैंने खुद कुछ ओपोजिशन के लोगों से उस वक्त से सुना जब ये सारी कहानी सामने आई, और मेरी कुछ दिन पहले भी बात हो रही थी एक जो इस वक्त की हुकूमती लोग हैं उनसे कि यार वो मूव क्या हुई थी। उन्होंने कहा यार आपस की बात है, उसमें तो हमें भिनक भी नहीं पड़ने दी खान साहब ने कि वो ने किस अंदाज में किया, और जो काम 2022 में आके हुआ तरीके अदम एतमाद वाला और वो सारे मामला जो थे वो 2021 में करने का बेसिकली प्लान था, क्योंकि सिर्फ 2-3 चीज़ों को कनेक्ट करने ज़्यादा लंबी बात नहीं करता। ख्वाजा आसिफ साहब ने जैसे बताया था कि 2019 में हमारे मामला चल रहे थे, हमें 2020 में कहा गया था कि आप दिसंबर में जनाब पंजाब ले लें, तो उसके बाद फिर आप जो है ना वफाक ले लें। तो इस किस्म की चीज़ें चल रही थी जो खान साहब को भिनक पड़ गई थी कि ये चीज़ें हो रही हैं। और ख़ुद खान साहब ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि DGI भी आके मुझे चीज़ें बताते रहते थे, लेकिन वो रिटर्न नहीं देते थे कि जी उनको शायद बाजवा साहब का डर था कि वो उनके खिलाफ कोई एक्शन ना करवा दें, कोई एक्शन ना ले लें। तो जो कह रहे थे कि खान साहब को सियासत नहीं आती, उनको सियासत आती थी तभी हजूर उन्होंने आपका ध्यान बटाया और 1 साल फालतू निकाल लिया था। एंड थैंक्स टू अटॉर्नी जनरल ऑफ दैट टाइम जिन्होंने उनको ये मशवरा दिया और इस सारी मूव को आगे बनाया। अब फिर आगे आया जब ये दिसंबर 2022 का जब टाइम आ रहा था, उस वक्त फिर 2021 का दिसंबर आ रहा था, फिर ये मूव बनी। फिर खान साहब ने उनको बुलाया कि खालिद पिछला साल तुमने निकलवा दिया था, अब क्या करना है।
फिर आपको याद होगा कि पूरी एक मूव बनी थी कि जी नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई, उनके लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर पे इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो रही है, शहबाज शरीफ के खिलाफ कंटेम्प्ट की पटिशनें फाइल हो रही हैं, और उधर जनाब लंदन में डॉक्टर्स को लेटर लिखे जा रहे हैं कि अपना जवाब दें। अटॉर्नी जनरल ने ही सारी कॉरेस्पॉन्डेंस की। जितनी देर में वो जवाब आने थे तब तक रिजीम चेंज ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका था। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अब कल संडे है, संडे को आपको पता है हम छुट्टी करते हैं, और ईद के दिनों में आपको वीलॉग्स अपलोड करेंगे ज़रूर इंशाल्लाह। ईद के वीलॉग्स देखते रहिएगा, बड़े स्पेशल हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।